अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स ख़त्म किए थे और आज जो है वो हम लोग चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। इसके भी न्यूमेरिकल जो है वो थोड़े से ही हैं जो डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है, और बाकी इक्विलिब्रियम के भी कुछ एक दो न्यूमेरिकल जो हम लोग देख लेंगे। प्रॉब्लम नंबर 6.1 से 6.5 तक जो है वो हम लोग परफॉर्म करेंगे। 6.7 और 6.8 जो है वो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि इनको जो है वो हम लोग यहाँ पे परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और दूसरा ये कि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पेपर के अंदर कभी भी नहीं आए, 10 ईयर के अंदर आप देख लो तो कभी भी नहीं आए, और इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब अगर हम लोग करना चाहें यहाँ पे तो आसानी से सॉल्व तो हो जाएंगे, लेकिन ये लंबे हैं। और दूसरा ये कि अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर भी दूँ तो आप लोगों में से कोई देखेगा नहीं, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और जिस तरह का रिस्पॉन्स पिछली वीडियोज़ के ऊपर मिला है, मतलब उन टॉपिक्स के ऊपर जिन टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियो की है जो रिड्यूस सिलेबस से हट के थे, क्योंकि इस साल 2021 के अंदर ये नोटिफिकेशन आया है कि रिड्यूस सिलेबस जो है वो पेपर के अंदर आएगा। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को फोकस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम के अंदर आने हैं, यानी कि जो रिड्यूस सिलेबस के अंदर उन्होंने दी हुए हैं। तो जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिड्यूस सिलेबस से हट के वीडियोज़ के अंदर कवर किए गए हैं, उनके ऊपर व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा कम है, और उनके नीचे कमेंट्स भी आ रहे होते हैं कि ये तो रिड्यूस सिलेबस में है ही नहीं, तो इन्हें करने का क्या फ़ायदा। अब चूँकि हमारे माशरे में एक माइंडसेट बन गया है ज़्यादातर सिंध बोर्ड के अंदर कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते सिर्फ इसलिए हैं कि एग्ज़ाम पास हो जाए। एग्ज़ाम पास करना जो है हमारा मेन मकसद होता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज या फिर नंबर्स गेन करना जो है हमारा मेन मकसद होता है। इसी के लिए हम लोग पढ़ रहे होते हैं, जो कि एक बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब चूँकि राइज हो चुका है हमारे माशरे के अंदर, तो इसी को लेके चलना पड़ेगा। वैसे हम इक्विलिब्रियम के दो प्रॉब्लम जो है वो कर रहे हैं, वो भी इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। 6.4 और 6.5 ये इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, और 6.1 से लेकर 6.3 तक जो है ये टॉर्क वाले टॉपिक से रिलेटेड है। ये टॉर्क वाले से, और ये वाले जो है ये इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। तो ये वाले भी इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाले इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि पेपर के अंदर आ सकते हैं। और बाकी के जो ये वाले हैं ये भी इक्विलिब्रियम से ही रिलेटेड है, लेकिन ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, यानी कि थोड़े से लंबे हैं, तो इनको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और ये वाले दो जो हैं ये वाले हम लोग परफॉर्म करेंगे, और साथ ही साथ ये वाले भी परफॉर्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितनी भी थ्योरी थी, हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कहा जाता है कि इसकी थ्योरी जो है वो आपके पास, उसका जो नॉलेज है थ्योरी के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके पास लाजमी होना चाहिए, तभी प्रॉब्लम जो है वो समझ में आएंगे कि असल में प्रॉब्लम हम लोगों ने किया क्या है। सॉल्व करना तो आ जाएगा, अगर थ्योरी ना भी हो तो फार्मूला जो है वो रट लो और सॉल्व करना आ जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम में पूछा क्या जा रहा था और हमने किया क्या है, यानी कि क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसलिए ये बोला जाता है कि थ्योरी जो है वो आप पहले सारी की सारी देख लिया करो, नॉलेज आपके पास आएगी तो उसके बाद प्रॉब्लम करने में मज़ा भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6.1 से, और उससे पहले जो हमारे पास फार्मूले इस्तेमाल होंगे इसके अंदर वो हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो तो हमारे पास टॉर्क का है, और इसके अंदर सिर्फ एक यही टॉर्क वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। मोमेंट ऑफ कपल वाला टॉपिक भी आपको देखना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ कपल के अंदर भी जो फार्मूला बना था वो भी सेम उसी तरह टॉर्क की तरह का ही है। तो सिर्फ एक जो हमारे पास फार्मूला है जो कि टॉर्क का है, और वो इक्वल है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ये वाला एक जो है वो इस्तेमाल होगा तीनों के अंदर, 6.1 से लेकर 6.3 तक। और 6.4 और 6.5 के अंदर जो है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन जो थी हमारे पास इक्विलिब्रियम की, और इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक था उसके अंदर कॉन्सेप्ट जो थे सारे के सारे वो भी इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या पढ़ा था हमने कि समीशन ऑफ फोर्सेस जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल होनी चाहिए। पहले के अंदर समीशन ऑफ एफ एक्स यानी कि
एक्स एक्सिस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम भी 0 के इक्वल होना चाहिए। और इसी के अंदर जो दूसरी थी कि समीशन ऑफ एफ वाई जो है, यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर लगने वाली फोर्सेस भी जो है उनका भी सम 0 के इक्वल होना चाहिए। तो फिर ये वाला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो 4 और 5 के अंदर इस्तेमाल होगा, 6.4 और 6.5 के अंदर। बाकियों के अंदर जो है वो ये वाली चीज़ें, और इसी 6.4 और 6.5 के अंदर जो है वो पिछले चैप्टर के अंदर जो हमने वेक्टर्स वाला टॉपिक किया था कि x वाली वैल्यू जो है अगर इस तरह से हमें वेक्टर दिया हो तो x वाला कंपोनेंट किस तरह से निकालते हैं, y वाला कंपोनेंट किस तरह से निकालते हैं। तो ये वाला भी थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 6.1 से। और ये आसान सा प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमें बोल लें कि हमारे पास 25 न्यूटन की फोर्स है, अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी। एक बॉडी के ऊपर जो है ये एक्ट कर रही है। बोल रहे हैं कि अगर मोमेंट आर्म 2 मीटर है तो फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास वो बॉडी है और ये यहाँ से जो है वो अटैच है, और इसके ऊपर जो हम लोग एक फ़ोर्स लगा रहे हैं जिसका जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो 25 न्यूटन है, और इसका जो मोमेंट आर्म है वो हमें दिया हुआ है डी की वैल्यू कितनी, 2 मीटर। तो बोल रहे हैं कि बताओ टॉर्क की क्या वैल्यू होगी। तो डाटा के अंदर सबसे पहले लिखो कि उन्होंने हमें दिया हुआ है फोर्स जो कि 2 न्यूटन है, और इसी तरह मोमेंट आर्म जो कि हमारे पास 2 मीटर है, और फाइंड के अंदर वो पूछ रहे हैं कि बताओ हमारे पास टॉर्क की क्या वैल्यू होगी। तो फार्मूला वही सामने लिखा हुआ है कि टॉर्क जो होता है वो हमारे पास फोर्स इंटू मोमेंट आर्म की इक्वल होता है। तो 25, अच्छा ये 25 न्यूटन थी यहाँ पे, 25 न्यूटन, और 25 जब मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 2 से तो जो आंसर आएगा वो 50 आएगा। तो टॉर्क का जो आंसर आएगा वो 50 आया, और इसकी जो यूनिट बनेगी वो न्यूटन इंटू मीटर बनेगी। फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन, और जो हमारे पास मोमेंट आर्म है ये चूँकि डिस्प्लेसमेंट है या फिर डिस्टेंस है तो मीटर के अंदर, तो इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर है। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2.1 जो कि काफ़ी सिंपल सा था, आसान सा था। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम है वो भी आसान है, उसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। रिक्वायर्ड जी, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम 6.2 है, और इसके अंदर हमें बोल रहे हैं कि हमने फोर्स लगाई परपेंडिकुलरली एक डोर के ऊपर। तो हम उसका टॉप व्यू बना रहे हैं, यानी कि फ़र्ज़ करो कि अगर ये डोर है तो हम इसको यहाँ से देख रहे हैं। ये वाला जो व्यू है हम लोग यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास डोर है और यहाँ से जो है ये अटैच है, और इसके ऊपर परपेंडिकुलरली जो है वो फोर्स लगाई जाएगी जो कि 4 मीटर वाइड है। ये जो हमारे पास डोर है ये 4 मीटर वाइड है, यानी कि 4 मीटर तक जो है वो खुला है। इसकी जो विड्थ है, जो लंबाई है वो 4 मीटर की है, और फोर्स जो है इसके ऊपर इस तरह से परपेंडिकुलरली लगानी है। विच रिक्वायर्ड अ टॉर्क ऑफ 120 न्यूटन। अगर इसको आपने खोलना है तो आपको जो टॉर्क प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा यहाँ पे वो 120 न्यूटन इंटू मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। इतना टॉर्क रिक्वायर्ड है इस दरवाजे को खोलने के लिए। व्हाट विल बी द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। फोर्स की वैल्यू बताओ कि फोर्स हमें कितनी लगानी पड़ेगी। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ कि कितनी फोर्स हमें लगानी पड़ेगी इस दरवाजे को खोलने के लिए। यानी कि वही वाला फार्मूला और 2 चीज़ें जो है उन्होंने अभी दी हुई हैं और तीसरी पूछी हुई है। थोड़ा सा घुमा के दे दिया है कि आपको टॉर्क की वैल्यू दे दी जो कि 120 न्यूटन इंटू मीटर है, और साथ ही साथ मोमेंट आर्म की वैल्यू दे दी जो कि 4 मीटर है। और पूछा क्या जा रहा है फाइंड के अंदर कि आप फाइंड करके बताओ कि फोर्स जो है वो कितनी रिक्वायर्ड होगी इस दरवाजे को खोलने के लिए। तो फार्मूला वही लगेगा, रेफरेंस दो कि हमारे पास जो टॉर्क होता है वो इक्वल होता है फोर्स इंटू मोमेंट आर्म की। वैल्यूज़ पुट कर दो, यहाँ पे आएगा 120 इक्वल्स टू फोर्स, और यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई के अंदर हमारे पास 4 जो कि डी की वैल्यू है। हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है। ये जो 4 है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 120 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू एफ। 4 1 ज़र 4, और यहाँ पे जो है हमारे पास 3 और 0, यानी कि जो फोर्स की वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 30 न्यूटन। यानी कि इतनी फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड है इस दरवाजे को ओपन करने के लिए। तो दरवाज़ा अगर खोलना है तो आपको 30 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर्ड है। तो ये भी आसान सा था जो कि हमारे पास प्रॉब्लम 6.2 था।
इसी तरह 6.3 भी है और उसको भी देखते हैं कि वो क्या है। तो ये हमारे पास 6.3 है और इसके अंदर ये जो हमारे पास 6.3 है ये कपल वाले टॉपिक से रिलेटेड है और ये भी शायद हमने थ्योरी क्लासेस के अंदर डिस्कस किया हुआ है। इसका भी एक फार्मूला जो है वो निकाल के लेके आए थे कि कपल क्या होता है। दो हमारे पास इक्वल मैग्नीट्यूड के अंदर होंगी फोर्सेस और उनकी जो डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी और वो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर एक्ट कर रही होंगी। और जो फार्मूला था वो भी हम लोग निकाल के लेके आए थे, वो इसी के इक्वल था कि फोर्स और साथ में जो मोमेंट आर्म है जो दो कपल के दरमियान है, डिस्टेंस है जो दो कपल के दरमियान, आप उसको मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास मोमेंट ऑफ कपल आ जाता है। तो बोल रहे हैं कि बताओ व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट क्या होगा कपल का? मोमेंट का मतलब टॉर्क, मोमेंट या टॉर्क एक ही बात है। तो मोमेंट क्या है कपल का? 10 न्यूटन की हमारे पास कपल है, 10 न्यूटन का कपल है और वो एक्ट कर रही हैं एट द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ रोड ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर का एक रोड है, एज शोन इन द फिगर भी आपको जो है वो दी हुई है। तो ये हमारे पास जो है वो रोड है जो कि बीच से जो है वो हमारे पास फिक्स हुआ है, यानी कि ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके गिर जो है ये रोटेट करता है। तो 10 न्यूटन का हमारे पास कपल है, इसका मतलब कि एक जो फोर्स है वो यहाँ पे लग रही होगी और एक जो फोर्स है वो इस तरह से यहाँ पे लग रही होगी। 10 न्यूटन की ये वाली फोर्स जो कि F1 है और F2 जो कि 10 न्यूटन की ही है। लाइन ऑफ एक्शन दोनों का डिफरेंट है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये, और इनकी जो डायरेक्शन है वो भी अपोजिट है, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। तो ये कपल जो है वो प्रोड्यूस करेगी यहाँ पे। और बोल रहे हैं कि जो रॉड है उसकी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, और बिल्कुल एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर ये वाली फोर्सेस जो है वो लग रही हैं, यानी कि बिल्कुल किनारों के ऊपर जो है ये वाली फोर्सेस हमने लगाई हैं। तो बताओ कि मोमेंट क्या आएगा हमारे पास इस कपल का। तो डाटा के अंदर उन्होंने जो हमें फोर्स दी हुई है वो 10 न्यूटन दी हुई है और जो हमारे पास डी है उसकी वैल्यू 5 मीटर है। और लगती तो दो फोर्सेस हैं लेकिन हम फार्मूले के अंदर जो वो एक ही फोर्स डालते हैं क्योंकि फोर्स जो थी वो कॉमन आ गई थी जब हम लोग फार्मूला बना रहे थे। तो जब आप इसकी डेरिवेशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ कपल जो उन्होंने निकालने के लिए दिया हुआ है या फिर निकालने को बोला हुआ है, ये फाइंड के अंदर आएगा। तो टॉर्क हमने निकालना है और इसके लिए भी फार्मूला यही वाला यूज़ होगा कि टॉर्क जो होता है वो F/d के इक्वल होता है। तो फोर्स जो हमारे पास 10 है और जो मोमेंट आर्म या फिर इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 है। तो 10 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 और न्यूटन इंटू मीटर। तो ये टॉर्क या फिर मोमेंट आएगा हमारे पास इस कपल का जो इसके अंदर प्रोड्यूस करवा रहा होगा। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 6.3 और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने न्यूमेरिकल कर लिए और शायद आगे जो हमारे पास 6.4 और 6.5 है वो भी क्या पता है इस बार पेपर में आ जाए, क्योंकि इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक है वो उन्होंने दिया हुआ है, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, और साथ ही साथ जितनी भी उसकी मज़ीद चीज़ें थी, काइंड्स वगैरह और स्टेट्स वगैरह, तो वो रिड्यूस सिलेबस के अंदर मौजूद था। तो कुछ पता नहीं है इस बार क्या पता पेपर के अंदर आ जाए, तो इसलिए हम लोग उनको भी यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। और वैसे भी अगर आगे आप लोगों ने इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर जाना है या फिर जो है वो कहीं ना कहीं आपके इस्तेमाल में आएंगी या काम में आएंगी, प्रॉब्लम्स हैं डेली लाइफ के अंदर भी जो आपको इस्तेमाल में आ सकते हैं ये वाले प्रॉब्लम। तो 6.4 और 6.5 जो हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो मुश्किल थे वो हमने कटवा दिए थे। जो हमारे पास 6.7 और 6.8 है काफ़ी ज़्यादा बड़ी उनकी कैलकुलेशन थी, तो इसलिए वाले परफॉर्म नहीं कर रहे। जो ये 6.4 और 6.5 है आसान है, तो इसलिए इनको भी जो है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, ये फर्स्ट कंडीशन से रिलेटेड है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम 6.4 है और इसके अंदर इक्विलिब्रियम के जो कॉन्सेप्ट्स थे, यानी कि इक्विलिब्रियम कौन सी स्टेट होती है, इक्विलिब्रियम के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। तो हमने उसके अंदर ये पढ़ा था। सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि प्रॉब्लम हमें क्या बता रहा है। तो बोल रहे हैं कि हमारे पास दो 10 kg के मासेस हैं, 2 10 kg मासेस आर सस्पेंडेड, उन्हें हमने सस्पेंड किया हुआ है यानी कि लटकाया हुआ है एट 2 एंड्स ऑफ द रोप। एक रोप है हमारे पास और उसके दोनों एंड के ऊपर हमने 10-10 kg के मासेस को अटैच कर दिया है, विच पासिस ओवर अ पुली, जो कि हमारे पास एक पुली से गुजर रही है।
तो ये हमारे पास एक पुली हो गई और यहाँ से जो है हमने दो मासेस अटैच किए हुए हैं इसके साथ, और दोनों का जो मास है हमारे पास 10 kg है, ये भी 10 kg का है, और जो हमारे पास ये वाला मास है ये भी 10 kg का है, और ये पुली से जो है वो रॉप इस तरह से पास हो रही है। द पुली इज अटैच्ड टू अ चैन विच गोज टू द सीलिंग एज शोन इन द फिगर। जो हमारे पास ये पुली है ये फिर एक चैन से जुड़ी हुई है जो कि हमारे पास रूफ से या फिर सीलिंग से जाके जो है वो अटैच हुआ है इस तरह से, जो आपको फिगर के अंदर भी बना के उन्होंने इस तरह से दिखा दिया है कि दो 10 kg के मास हैं वो रोप के दोनों एंड्स के ऊपर लगे हुए हैं, रोप पास हो रही है पुली के ज़रिए से या फिर पुली से पास हो रही है वाली रोप, और ये जो पुली है ये एक चैन के साथ अटैच है, ये हमारे पास जो है वो एक चैन है, और ये जो चैन है ये जाके सीलिंग के अंदर या फिर सीलिंग के साथ जो है वो अटैच हुई हुई है। अब बोल रहे हैं कि फाइंड करो टेंशन फाइंड करो पार्ट ए के अंदर कि इन रॉप्स के अंदर या फिर इस रॉप के अंदर जो है वो टेंशन कितनी प्रोड्यूस हो रही होगी, T1 की वैल्यू भी और T2 की वैल्यू भी, और साथ ही साथ जो आपको पार्ट बी के अंदर निकालने को बोला है वो बोला है कि इस चैन के अंदर कितनी टेंशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही होगी ये भी निकालो, यानी कि T3 इसका नाम रख दो कि ये जो हमारे पास चैन के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो रही होगी ये भी निकाल के दिखाओ। तो इसके अंदर अब हमें जो है वो इक्विलिब्रियम वाली अपनी जितनी भी नॉलेज है वो लगानी है यहाँ पे। तो डाटा बनाते हैं सबसे पहले तो, और डाटा के अंदर उन्होंने जो मासेस दिए हुए हैं हमारे पास M1 और M2 दोनों जो है वो M1 भी M2 भी 10 हमारे पास kg के हैं, 10 kg की मास है। अगर हम इसका वेट निकालना चाहें, क्योंकि वेट आगे हमारे पास काम आएगा, कैसे काम आएगा वो आगे हम लोग देखेंगे। तो वेट अगर निकालना चाहिए तो वेट कैसे निकलेगा, वेट का जो फॉर्मूला होता है वो अगर यहाँ पे हम लोग लिखें तो वेट जो होता है वो m/g के इक्वल होता है, जो कि हमने पीछे अक्सर वीडियोस के अंदर देखा है। मास हमारे पास जो है वो 10 है, और अगर g की वैल्यू लिखें यहाँ पे तो g की जो वैल्यू है वो हम लोग 9.8 इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि इसकी होती भी 9.8 है। अब चूँकि दी भी नहीं है सवाल के अंदर उन्होंने हमें, तो हम 9.8 इस्तेमाल करेंगे जो कि इसकी असल वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर वेट निकालना हो यानी कि W1 और W2 दोनों जो है वो हमारे पास किसके बराबर आएंगे, 10 और साथ में मल्टीप्लाइड बाय 9.8, यानी कि मास इंटू ग्रेविटी, ये वेट निकालने का तरीका है। तो मास की जगह पे हमने मास की वैल्यू डाल दी जो कि 10 है, और जी की जगह पे जो है 9.8 इसकी वैल्यू डाल दी जो कि इसकी वैल्यू थी, और ये दोनों जो है वो इक्वल है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमारे पास जो मास है दोनों का 10 kg, तो इसका मतलब इसका वेट भी जो है वो इतना ही आएगा। तो जब ये 10 मल्टीप्लाई होगा 9.8 से तो हमारे पास आंसर आएगा 98, और साथ में न्यूटन, क्योंकि जो वेट है वो हमारे पास एक फोर्स होती है जो कि नीचे की तरफ लग रही होती है। तो ये W1 और W2 जो है वो हमारे पास उनकी वैल्यूज़ आ गई जो कि 98 है। यहाँ तक हमारा जो डाटा है वो बन गया। अब हमें जो है वो निकालनी है, फाइंड क्या करनी है, बस यही चीज़ उन्होंने सवाल के अंदर हमें दी हुई है। फाइंड क्या करना है हमें, वो यहाँ पे लिखेंगे कि पार्ट ए के अंदर टेंशन निकालनी है रॉप के अंदर, यानी कि T1 ये वाली, और T2 की वैल्यू निकालनी है, और साथ ही साथ जो हमारे पास पार्ट बी है उसके अंदर हमें T3 की वैल्यू निकालनी है कि टेंशन जो प्रोड्यूस हो रही है फोर्स वो इस वाली चेन के अंदर कितनी है। तो सबसे पहले तो फिगर देख के हमें ये पता लग रहा है कि ये जो हमारे पास सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब कि जो ये वाला सिस्टम है ये रेस्ट के अंदर होगा, मूव नहीं कर रहा। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन हमने पढ़ी थी, ये दो टाइप्स पढ़ी थी, एक कि बॉडीज़ या फिर सिस्टम जो है वो रेस्ट के अंदर हो, दूसरी कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। दोनों केसेस के अंदर जो हमारे पास स्टेट होती है वो इक्विलिब्रियम की होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेट है जो कि दिखने से भी पता लग रहा है कि अगर ये वाला मास भी सेम है, ये वाला मास भी सेम है, तो ये वाला जो सिस्टम होगा हमारे पास ये रेस्ट के अंदर होगा। तो रेस्ट के अंदर है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम के अंदर है। और इक्विलिब्रियम की जो हमने कंडीशन पढ़ी थी, फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या था कि तमाम फोर्सेस जितनी भी किसी बॉडी के ऊपर लग रही हैं उनका सम जो है वो ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर लिखें कि हमने जो कंडीशन पढ़ी थी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, आगे हम क्या पढ़ा था कि सम जो है वो हमारे पास इक्वल होना चाहिए फोर्सेस का ज़ीरो के।
और फिर पहली कंडीशन जो थी वो ये थी, इसी फोर्सेस के अंदर ही, क्योंकि फोर्सेस जो है वो हमारे पास दो एक्सिस पे लग सकती हैं, एक या तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में या तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। हम 2D के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं मैट्रिक तक, तो इसलिए एफ एक्स और एफ वाई जो है वो हमारे पास 0 की इक्वल होनी चाहिए। तो पहले कंडीशन के अंदर इसी को अगर खोल के लिखें तो जो हमारे पास फोर्स है वो एक्स की डायरेक्शन में भी 0 की इक्वल होनी चाहिए, और जो दूसरी कंडीशन है हमारे पास वो ये है कि वाई की डायरेक्शन में भी जो फोर्सेज है उनका सम लाजमी तौर पे 0 आएगा, यानी कि जो नेट फोर्स आएगा या फिर जो नेट रिजल्ट आएगा वो 0 के इक्वल आएगा, तभी तो वो बॉडी रेस्ट के अंदर है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हम इस वाली चीज़ को देखें तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। एक्स एक्सिस जो है वो इस डायरेक्शन में होता है, ये वाली चीज़ होती है हमारे पास एक्स वाली होती है, और जो वर्टिकल वाली चीज़ होती है वो हमारे पास वाई एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग रही, सारी की सारी जो है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो कोई भी हमारे पास इसकी फोर्स नहीं लग रही, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। दूसरे कंडीशन की अगर बात करें, दूसरी कंडीशन की, तो हमारे पास बोलने के सम जो है वो एफ वाई का भी 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम पहले वाले पार्ट की बात करें, पार्ट ए की बात करें, तो पार्ट ए के अंदर हम सिर्फ रोप तक जो है वो देख रहे हैं, यानी कि यहाँ तक कि कितनी फोर्सेज जो है इसके ऊपर लग रही हैं। अब ये T3 को फ़िलहाल जो भूल जाओ। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, तो एक फोर्स जो है इसकी वेट की भी होगी, जो कि नीचे की तरफ लग रही होगी। लाजमी सी बात है कि जो वेट की फोर्स होती है वो नीचे की तरफ लग रही होती है, और इसकी भी जो वेट की फोर्स होगी वो नीचे की तरफ लग रही होगी। इसको बोल दो कि ये W1 है और इसको बोल दो कि ये W2 है। तो यहाँ तक, यानी कि पार्ट ए के अंदर जो हमें रोप के ऊपर देखना है कि रोप के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, तो ये वाली जो कंडीशन है इसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रही हैं, 2 यहाँ पे 4 फोर्सेस लग रही हैं। इसको भी भूल जाओ, टेंशन 3 को। तो बोल रहे हैं कि सम करोगे जब आप एफ वाई वाली डायरेक्शन के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं तो वो 0 की इक्वल आएगा लाजमी। तो इससे हमें एक इक्वेशन मिलेगी। सबसे पहले अगर हम लिखें कि जो फोर्स लग रही है वो लग रही है T1 प्लस T2, और चूँकि इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गई, नीचे की तरफ हो गई, तो इसका मतलब इसके साथ नेगेटिव का साइन आएगा, W1 और नेगेटिव W2 इक्वल्स टू 0। चूँकि इन दोनों की डायरेक्शन जो थी वो नीचे की तरफ थी, तो इसलिए इसके साथ जो नेगेटिव का साइन लगा। और वैसे भी अगर देखें तो देखने से भी हमें क्या पता लग रहा है कि जो ये वाली टेंशन की फोर्स होगी और ये जो वेट की फोर्स होगी, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी। ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी, तभी ये रेस्ट के अंदर पड़ा हुआ है। कॉमन ऑब्जर्वेशन भी जो हमें यही बताती है। तो हमने ये इक्वेशन बना ली एक। अब इसके अंदर हमें T1 और T2 निकालना है, और हमें जो वेट है वो पता है। यहाँ पे जो हमने निकाला था वेट W1 का भी और W2 का भी, जो कि 98 न्यूटन आया था, और W1 का भी वेट 98 न्यूटन है और W2 का भी वेट जो है वो 98 न्यूटन है, क्योंकि जो मास था दोनों का वो 10-10 kg था। तो ये भी 98 न्यूटन और ये भी जो है वो हमारे पास 98 न्यूटन, यानी कि W1 98 न्यूटन और W2 भी जो है वो हमारे पास 98 न्यूटन। तो इस वाली इक्वेशन के अंदर अगर वैल्यू डालें हम लोग, तो T1 और हमारे पास प्लस T2 जो है वो इक्वल आएगा, साथ में माइनस, और माइनस के बाद W1 की वैल्यू 98 और फिर माइनस 98 और इक्वल्स टू 0। अब ये 98 और 98 आपस में ऐड होंगे, और 98 और 98 ऐड होने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, ऐड इस तरह से कि माइनस का 98 जो है वो आप कैलकुलेटर में लिखें और दोबारा से माइनस का 98 लिखें, तो आपके पास जो आंसर आएगा माइनस का 98 और माइनस का 98 माइनस का 196 इक्वल्स टू 0। और अब अगर ये देखें हमारे पास कि ये वाली जो हमारे पास डायग्राम है, ये हमें क्या बता रही है कि जो वेट की फोर्स है और जो टेंशन की फोर्स है ये लाजमी तौर पर इक्वल होगी, तभी तो ये रेस्ट के अंदर है। और ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स भी जो है आपस में इक्वल होगी। अब हमने सवाल के अंदर क्या देखा कि W1 और W2 जो है ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इससे हमें क्या पता लगा कि टेंशन 1 और टेंशन 2 भी आपस में इक्वल होंगी, ये दोनों की वैल्यूज़ भी जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। अगर ये 98 है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये हमारे पास टेंशन 1 है ये भी 98 होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो अगर नीचे की तरफ एक्शन हो रहा है
जो कि 98 न्यूटन का है, फोर्स लग रही है, तो लाजमी तौर पे ऊपर की डायरेक्शन में भी जो फोर्स लगेगी वो इसको, अगर ये रेस्ट में है तो जो हमारे पास ये वाली फोर्स होगी वो 98 न्यूटन की होगी, और हमें पता है कि ये रेस्ट में है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि T1 और T2 जो है आपस में बराबर है, T1 इज इक्वल्स टू T2, और इसको लेट कर लो किसी एक वेरिएबल के कि ये जो है ये T है, टेंशन है। और वैसे भी जब हम पुली वाला केस भी कर रहे थे तो उसके अंदर भी देखा था कि टेंशन जो रोप के अंदर प्रोड्यूस होती है वो एक ही होती है, मतलब पूरी की पूरी टेंशन जो इसके ऊपर इसके अंदर प्रोड्यूस होगी वो तो एक ही होगी। ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ पे जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो कुछ और है और यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रही है वो कुछ और है, क्योंकि ये एक ही रोप है और यहाँ से जो है ये बिल्कुल मतलब आपस में कनेक्टेड है। अगर आप इसको खींचोगे तो इसके ऊपर भी उतनी ही टेंशन प्रोड्यूस होगी। तो हमने बोला कि ये T1 और T2 इक्वल है, हम लोग इसको जो है वो लेट कर रहे हैं कि ये जो है ये T के बराबर है, तो ये भी T है और ये भी T है, एक ही वैल्यू होगी इनकी। तो यहाँ पे अगर हम T और T डाल दें T1 की जगह पे, T प्लस T माइनस का 196 इक्वल्स टू 0, तो ये दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास 2T आ जाएगा, T और T ऐड होंगे तो 2T माइनस का 196 इक्वल्स टू 0। T की वैल्यू निकालनी है तो ये इज इक्वल टू को साइन क्रॉस करके वहाँ चला जाएगा, और जब इज इक्वल टू को साइन क्रॉस करके वहाँ पे जाएगा तो 2T इक्वल आएगा 196, यानी कि पॉजिटिव के अंदर हो जाएगा। और फिर T जो हमारे पास T की वैल्यू आएगी यानी कि 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 196 डिवाइडेड बाई 2, और जब 196 को आप डिवाइड करोगे 2 से जो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 98। तो वही जो हमने बताया था कि अगर ये 98 है तो ये भी 98 का होगा। तो इसका मतलब जो पार्ट 1 था इसका, उसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है कि T1 और T2 दोनों की वैल्यू जो है वो 98 आ रही है। पार्ट ए का जो आंसर है वो T1 इक्वल्स टू T2। एक तो ये बात पता लगी कि ये T1 और T2 दोनों आपस में इक्वल है और इनकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 98 है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। यहाँ पे लिख दो कि हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो ये आया है कि T1 और T2 जो है वो 98 के इक्वल है, T इक्वल्स टू 98 न्यूटन। तो ये इसका आंसर है पार्ट ए का। और अगर पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी के अंदर वो बोल रहे हैं कि आप टेंशन की फोर्स निकाल के बताओ जो इस चेन के ऊपर लग रही है। अब अगर हम लोग इस डायग्राम के ऊपर गौर करें तो क्या देखते हैं कि हम ये जो चेन है इसने इन दोनों का वज़न जो है वो उठाया हुआ है, यानी कि ये वाला वज़न भी और ये वाला वज़न भी। तो इसका मतलब, और वैसे भी अगर ये वाली चीज़ें देखें तो T1 और T2 जो है वो दोनों इसके अंदर ऐड हो रहे होंगे, यानी कि T3 जो है वो इन दोनों को बेयर कर रही होगी, इन दोनों को उठाए हुए होगी। उसका मतलब कि जो हमारे पास T3 है वो इक्वल आएगा T1 प्लस T2 के, T1 के और प्लस T2 के। तो T1 की भी जो वैल्यू हमारे पास 98 है और T2 की भी जो वैल्यू हमारे पास 98 है। तो T3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 98 जो कि T1 की जगह, और प्लस का दोबारा से 98 जो कि T2 की जगह। तो T3 जो है वो हमारे पास इक्वल आएगा 196 न्यूटन के। और अगर वैसे भी गौर करें तो ये देखने से भी पता लग रहा है कि ये जो चेन है इसने इन दोनों का वज़न उठाया हुआ है ऊपर की तरफ। तो 98 नीचे की तरफ, 98 नीचे की तरफ, और इसने इन दोनों को उठाया हुआ है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 196। तो इसका मतलब जो टेंशन की फोर्स इस चेन के अंदर प्रोड्यूस हो रही होगी वो 196 न्यूटन की होगी, जबकि यहाँ पे हमारे पास 98 न्यूटन की और यहाँ पे भी जो है हमारे पास 98 न्यूटन की। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 6.4, और आखिरी प्रॉब्लम इसका रह गया जो कि 6.5 था। ये वैसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कुछ पता नहीं है, क्या पता आ जाए। और अगर पेपर में ना भी आए तो यकीन जानो कि ये आगे अगर आप इंजीनियरिंग में गए और ये वाले कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए तो जो मैकेनिक्स का एक सब्जेक्ट आएगा, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, या फिर आप अगर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर गए या फिर ऐसी फील्ड के अंदर गए जिसके अंदर इस तरह की आपको फोर्सेस जो है वो कैलकुलेट करनी होगी, बल्कि ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी आएंगे। फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर शायद 5 या 6 इसी तरह का कोई चैप्टर है जिसके अंदर लैडर वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, यही इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम। तो वहाँ पे भी आपको जो है वो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, ज़ाया नहीं जाएगा जितना भी हम लोग सीख रहे हैं। तो ये था 6.4, और आखिरी जो इसका प्रॉब्लम हम लोगों ने कवर करना है वो 6.5 है। तो बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रॉब्लम की तरफ और उसको भी जो है वो कवर करते हैं आज जी। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम 6.5 है और आखिरी प्रॉब्लम है इस चैप्टर का, और इसके अंदर उन्होंने एक हमें डायग्राम दे दी है। बोल रहे हैं कि फाइंड टेंशन इन ईच कॉर्ड, हर कॉर्ड जो यहाँ पे लगी हुई है,
हर धागा जो यहाँ पे लगा हुआ है, हर स्ट्रिंग जो यहाँ पे लगा हुआ है, इसके अंदर आपने टेंशन निकाल के बतानी। उन्होंने लेवल भी किया हुआ है, टेंशन 1, टेंशन 2, टेंशन 3, ये 3 टेंशन की फोर्सेस जो है वो आपने निकाल के बतानी है। इन द फिगर इफ़ द वेट ऑफ द सस्पेंडेड बॉडी इज़ 980 न्यूटन, अगर ये जो हमारे पास सस्पेंडेड बॉडी है इसका जो हमारे पास वेट है वो 980 न्यूटन है, तो आप निकाल के बताओ जो जो इसके ऊपर इन लोगों ने ये जो टेंशन बनाई हुई है जिस डायरेक्शन के अंदर है ये वो आपने निकाल के बतानी है। तो डाटा के अंदर उन्होंने क्या दिया हुआ है, डाटा के अंदर उन्होंने जो है वो हमें दिया हुआ है कि जो वेट है बॉडी का वो 980 न्यूटन है, और पूछा हुआ क्या है कि आप निकाल के बताओ टेंशन 1 की वैल्यू, टेंशन 2 की वैल्यू और टेंशन 3 की वैल्यू। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो अगर इस हम डायग्राम को देखें तो इसके अंदर हमें देखने से ही पता लग रहा है कि ये जो टेंशन T है इसकी डायरेक्शन, या फिर ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन इन्होंने नीचे की तरफ की हुई है। तो नीचे की तरफ की हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसकी वेट की फोर्स होगी। वेट की फोर्स चूँकि नीचे की तरफ ही लग रही होती है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जो फोर्स है ये इसकी वेट की फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 980 न्यूटन ही होगी, क्योंकि डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अगर ऊपर की तरफ बनाते वो तो हम बोलते कि इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, फिर भी 980 के ही इक्वल होती, क्योंकि वेट नीचे की तरफ लग रही है तो 980 है और ये एक ही फोर्स है, यानी कि नीचे की डायरेक्शन में जो इस बॉडी को हमने यहाँ पे लटकाया और इसके लटकने की वजह से जो इसके अंदर टेंशन की फोर्स प्रोड्यूस होगी नीचे की डायरेक्शन में वो इसके वेट के ही बराबर होगी। जितनी वेट होगी उतनी ही टेंशन की फोर्स यहाँ पे जनरेट होगी। तो इसको देखते ही हम ये बता सकते हैं कि टेंशन 3 जो है वो हमारे पास 980 न्यूटन है। ये तो हमने देखने से ही बता दिया डायरेक्ट। अब हमें निकालना है T2 भी और T1 भी। इन्होंने क्या दिया हुआ है, ये एंगल भी दिए हुए हैं, ये हमारे पास 45 डिग्री का और ये 90 डिग्री का है। अब ये जो हमारे पास T2 है ये इन्होंने एंगल के ऊपर दिया हुआ है, मतलब हमें एंगल के ऊपर दिया हुआ है और हमें क्या करना होगा इसको कि x और y कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ना होगा अगर हम लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है वो x और y के ऊपर है कि x के ऊपर भी लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 और y के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम भी इक्वल होना चाहिए 0 के। तो ये जो T2 है हमारे पास इसे हमें ब्रेक करना होगा, इसे हमें जो है वो रिजॉल्व करना होगा इसके कंपोनेंट्स में। तो हमने पीछे जो है वो देख लिया कि अगर इस तरह से आपको f दिया हो और x वाला कंपोनेंट इसका निकालना हो तो किस तरह निकालते हैं, f y वाला कंपोनेंट निकालना हो तो किस तरह से निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था इसका कि f x जो है वो इक्वल होता है f cos थीटा के, और जो f y होता है वो इक्वल होता है f sin थीटा के। तो यहाँ पे अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो ये वाला जो होगा ये इसका x वाला कंपोनेंट बनेगा, इसको बोल दो कि ये T2 का x वाला कंपोनेंट है, और ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा इसका ये हमारे पास होगा T2 का ही y वाला कंपोनेंट। और अगर यहाँ पे हम वैल्यूज़ निकालना चाहें या फिर देखें कि जो वैल्यूज़ हैं T2x की किस तरह से निकल सकती है, तो T2x जो है वो हमारे पास इक्वल होगा T2 और साथ में cos थीटा के, ये वाला फॉर्मूला देखते हुए कि x वाली वैल्यू के साथ cos थीटा लगता है। और यहाँ पे जो हमारे पास थीटा की वैल्यू है वो 45 है। अगर ये वाला एंगल जो है 45 का है तो ये वाला एंगल भी जो होगा वो 45 का होगा। ये मैथमेटिक्स की एक प्रॉपर्टी है जो आप थ्योरम्स के अंदर पढ़ोगे कि जो ऑल्टरनेट एंगल होते हैं इस तरह से वो आपस में बराबर होते हैं। ये वाली लाइन जो है वो सीधी है, मतलब ये दोनों लाइन्स पैरेलल है आपस में, और अगर इनको कोई एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो इसके ऊपर जो ऑल्टरनेट एंगल बन रहे होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो ये भी 45 का होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास T2x की वैल्यू आएगी वो आएगी T2 और साथ में cos 45। और इसी तरह जो हमारे पास ये y वाले की वैल्यू आएगी वो आएगी T2y और इक्वल्स टू T2 sin थीटा। थीटा फिर से 45 है तो T2y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी T2 और sin 45। ये हमने जो है वो ब्रेक डाउन कर लिए अपने इस T2 को ब्रेक डाउन कर लिया इसके कंपोनेंट्स के अंदर। अब अगर हम लोग कंडीशन लगाएं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या बताती है कि सम जो है वो फोर्सेस का 0 के इक्वल होना चाहिए, कि समीशन ऑफ f जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। और पहली बात उसके अंदर ये कि अगर x एक्सिस के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं तो इसका भी सम जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो x एक्सिस पे देखते हैं कि कितनी फोर्सेस लग रही हैं। अब हमने इसको तोड़ा ही इसलिए था कि हमें x और y के ऊपर फोर्सेस मिल जाए और फिर हम जो है वो आसानी से
कंपेयर कर सकें या फिर आसानी से सबमिशन उनका जो है वो देख सकें। हमें पता है कि ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है, यानी कि रेस्ट के अंदर है, और रेस्ट के अंदर होने का मतलब ये कि फर्स्ट कंडीशन जो है वो वेरीफाई होगी, यानी कि सम जो है वो 0 के इक्वल आएगा। तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक जो है वो हमारे पास T1 है और एक जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर लग रही है वो T2x है। एक जो है वो ये हमारे पास T1 है और एक इसी डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स लग रही है वो T2x है। तो इन दोनों का सम जो है वो लाजमी तौर पे 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे कि T1 और प्लस का अगर हम लोग करवाएं T2x तो ये 0 के इक्वल होना चाहिए। अब T2 जो है वो चूँकि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है तो इसके साथ इसलिए माइनस का साइन लगेगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। अब अगर इस वाली वैल्यू के अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करें तो T1 की वैल्यू एज इट इज़ और T2x की जो वैल्यू वो हमारे पास क्या है, T2 cos थीटा, T2 और cos हमारे पास 45 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ना तो हमें T1 की वैल्यू पता है ना ही T2 की वैल्यू पता है, तो इस इक्वेशन को जो है वो हम लोग एज इट इज़ फिलहाल रख देंगे। इसको बोल दो कि ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन बनी है ये इक्वेशन नंबर 1 है और इसको हम लोग बाद में जो है वो सॉल्व करेंगे जब हमारे पास T2 की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब जो सेकंड कंडीशन है होती है हमारे पास वो समेशन ऑफ एफ वाई होता है कि ये भी 0 के इक्वल होना चाहिए। तो वाई एक्सिस के ऊपर अगर हम लोग देखें कि कितनी फोर्सेस लग रही है हमारे पास, तो वाई एक्सिस के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, 2 फोर्सेस हैं। एक जो है वो हमारे पास ऊपर की डायरेक्शन में T2y है और एक जो है वो नीचे की डायरेक्शन में हमारे पास या तो वेट ऑफ द बॉडी बोलो या फिर T3 की फोर्स बोलो। T3 नीचे की तरफ लग रही है और वेट भी यही है, या तो वेट बोलो या तो इसको T3 बोलो, एक ही बात है। तो ये दोनों लग रही हैं, अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करें यानी कि T2y और इसकी डायरेक्शन अगर हमारे पास अपोजिट है तो ये इसके साथ माइनस का साइन लगेगा। इसका सम 0 के इक्वल होना चाहिए अगर ये इक्विलिब्रियम के अंदर है बॉडी, और ये इक्विलिब्रियम के अंदर है तो इसलिए हमने इसका जो सम है वो 0 के इक्वल किया है। T2y की जो वैल्यू है वो हमारे पास T2 और साइन हमारे पास 45 है, यहाँ से हमने देखी T2y की वैल्यू, और माइनस का T3 की जो वैल्यू हमने देखी थी वो 980 थी, तो यहाँ पे 980 और इक्वल्स टू 0। अब 980 जब इज इक्वल टू की उस तरफ जाएगा तो T2 साइन 45 जो है वो इक्वल आ जाएगा पॉजिटिव का 980 से, ये माइनस का साइन वहाँ जाके प्लस, और साइन 45 जो है वो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा अगर T2 की वैल्यू हमने निकालनी है तो 980 डिवाइडेड बाय साइन 45, और जब इसको आप कैलकुलेटर के अंदर डालोगे 980 और डिवाइडेड बाय साइन 45 तो जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो आपके पास जो T2 की हमारे पास वैल्यू आ रही है, T2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 13, T2 इज इक्वल्स टू 1385.9 और 2, ये हमारे पास T2 की वैल्यू आ रही है, यानी कि ये जो टेंशन की फोर्स थी इस डायरेक्शन के अंदर जो लग रही थी इस बॉडी के ऊपर, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आई है हमारे पास 1385.92, और इसको 138 और 6 भी बोल सकते हैं राउंड ऑफ करने के बाद, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो ये वाली है। अच्छा, अब ये वाली अगर वैल्यू आ गई हमारे पास तो दो चीज़ें हमें पता लग गई, एक T3 और एक जो है वो हमारे पास T2। आखिरी चीज़ पता लग गई T1 की, और ये भी हम लोग अभी निकाल सकते हैं कैसे कि जो T2 की वैल्यू आई है उसको यहाँ पे पुट कर दो तो आपके पास T1 की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले इस इक्वेशन को लें कि टेकिंग इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 से आप क्या करो कि T1 की वैल्यू जो है वो उसको अलग करो, इक्वेशन 1 लो और इससे T1 की वैल्यू अलग करो, तो ये जो पूरे का पूरा हमारे पास टर्म है, ये वाली जो पूरी की पूरी टर्म है इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करेगी वहाँ जाके पॉजिटिव में, और T2 और साथ में cos 45। अब इसके अंदर T2 की वैल्यू डालो तो आपके पास T1 की भी वैल्यू आ जाएगी। T2 की वैल्यू आई है 1385.92 और साथ में cos 45, तो जो T1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मल्टीप्लाइड बाय cos और साथ में 45, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 979.99। ये T1 की वैल्यू आ गई, तो तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली, यानी कि तीनों जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही थी हमने उसकी वैल्यूज़ निकाल ली, किसको यूज़ करते हुए, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को यूज़ करते हुए। अगर इसको दोबारा से यहाँ पे बनाएं तो ये हमारे पास था T1, ये हमारे पास था T2 और यहाँ पे था हमारे पास T3, और हमसे बोला गया था कि इन तीनों की जो वैल्यूज़ है वो निकाल के बताओ।
तो T1 की क्या वैल्यू आई 979.99, T2 की क्या वैल्यू आई 1385.92 और T3 की जो वैल्यू आई वो हमारे पास 980 आई। और सबके साथ जो है वो न्यूटन लगेगा क्योंकि ये सारी की सारी जो है हमारे पास फोर्सेस हैं। तो इसके साथ भी न्यूटन और इसके साथ भी न्यूटन और यहाँ पे जो है वो पहले से लगा हुआ है न्यूटन। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6.5 और इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे अगले वाले 9.6 और 9.7 वाले, तो इसलिए वो जो है वो क्रॉस करवा दिए। अगर करते तो वो भी समझ में आ जाती, लेकिन वो जो हमने छोड़ दी क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो इसी के साथ साथ जो चैप्टर नंबर 6 है हमारा वो ख़त्म हुआ और अब अगली वीडियो से जो है वो चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।